हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में। ठीक है। अब जनजातियों के लिए ये प्रश्न उठता है कि सोर्स क्या होगा हमारा। तो हम श्री टी के वैष्णव जी के बुक से अध्ययन करेंगे। हालांकि मैंने टी के वैष्णव जी के बुक का पूरा शॉर्ट नोट्स बना लिया है और इसी के थ्रू मैं आप लोगों का अध्ययन कराऊंगा, और लास्ट में हम 10 एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। तो आइए वीडियो क्लासेस स्टार्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियां। आज का पहला जो टॉपिक है वो है उनकी संवैधानिक पृष्ठभूमि एवं छत्तीसगढ़ में उनका जो आंकड़ा है कि कितने प्रतिशत में जनजातियां हैं और क्या कितनी संख्या में है, उसको देखने का प्रयास करते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट अधिनियम जनजातियों से जुड़े हुए हैं उसका हम चर्चा करेंगे। तो आइए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जनजातीय या अनुसूचित जनजाति जिसे कहा जाता है, उसकी पृष्ठभूमि और परिभाषा की बात करें तो इनका निवास क्षेत्र भारत के नगरीय जनसंख्या की अपेक्षा ग्रामीण सभ्यता से दूर कहाँ रहता है? घने जंगलों में, पहाड़ियों में, घाटियों में, तटीय क्षेत्रों में निवास करता है। संवैधानिक नाम देखा जाए तो सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए इन दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों को संविधान के कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति का नाम देकर सूचीबद्ध किया गया है। तो अनुच्छेद 342 के तहत क्या किया गया है? अनुसूचित जनजाति को सूचीबद्ध किया गया है, इसको याद रखेंगे। जनसंख्या 2011 का कुछ डेटा देखें तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,21,05,69,573 में से एसटी जो है या अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 10,42,00,000 के आसपास है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.61% है। इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट डेटा है। ठीक है। कुछ स्रोतों में कहा जाता है कि 635 जनजाति समूह है। किसके अनुसार? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार कहा गया है कि 635 जनजाति समूह है, जबकि पंजीयक जनरल के अनुसार कहा गया कि इनका जो समूह है वो 705 है। तो दोनों डेटा याद रखना है, 635 या 705 कुल जनजातियां है हमारे देश में। प्रमुख जनजाति हम राज्य की बात करें तो भील जो है वो सबसे प्रमुख जनजाति है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वाले इलाके में भील जो है जनजाति मुख्य रूप से पाया जाता है। बात करें गौड़ जनजाति का, तो गौड़ जनजाति का आप सभी को पता ही है, एमपी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। उराव जनजाति छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में। उसी प्रकार संथाल जो जनजाति है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है। अब जनजातियों की प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिम समूह के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहती हो और एक सामान्य भाषा बोलती हो और जिनका एक सामान्य संस्कृति का जिनके द्वारा अनुसरण किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? जनजाति कहा जाता है। तो गिलिन एवं गिलिन ने क्या कहा है? तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, सामान्य क्षेत्र, एक सामान्य भाषा बोलती हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करती हो, उसको क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। तो गिलिन एवं गिलिन का परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना भी आसान है। तीन ही कीवर्ड्स है, सामान्य क्षेत्र, सामान्य भाषा और सामान्य संस्कृति का अनुसरण करना। ठीक है। वहीं मजूमदार के अनुसार देखें तो जनजाति परिवार वह समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है और एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह, व्यवसाय, उद्योगों में निश्चित निषेधों का पालन करते हैं। ठीक है। इनका जो परिभाषा है थोड़ा सा नकारात्मक परिभाषा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक निषेधों का इन्होंने पालन करने वाला समूह को जनजाति समूह कहा है। इंपीरियल गजेटियर में देखें तो क्या प्रकाशित हुआ है? एक आदिम जाति परिवारों का समूह जिसका सामान्य नाम हो, भाषा एवं क्षेत्र होता है, यह समूह अंतर्विवाही होता है। ठीक है। तो मुख्यतः देखें तो सामान्य नाम, सामान्य क्षेत्र, सामान्य संस्कृति, ठीक है, को का अनुसरण करने वाले क्या कहलाते हैं? जनजाति कहलाते हैं। अब जनजातियों के विशेष लक्षण देखते हैं। जनजाति क्या होते हैं? या तो एक से अधिक परिवारों का समूह होंगे या केवल एक परिवार का समूह का संकलन हो सकता है।
मुख्यतः शहरी ग्रामीण सभ्यता से इनकी पृथकता होती है, स्वयं की बोली और भाषा होती है, पर्यावरण आधारित इनकी संस्कृति होती है, हिंदू वर्ण व्यवस्था से पृथक इन लोग स्वनिर्भर समूह होते हैं, वन आधारित अर्थव्यवस्था मतलब जो कंदमूल फल फूल खा के जीवन यापन करते हैं या वनोपज पे जिनका जीवन संग्रहण वनोपज का संग्रहण करके जिनका जीवन चलता है वो वन आधारित अर्थव्यवस्था है, झूम खेती करते हैं, है ना। वधु मूल्य का प्रथा मानते हैं, भ्राता भगनी संतति, मामेरे फुफेरे विवाह जैसे कि गौड़ जनजाति में होता है, आप सभी जान रहे हैं, तो वो विवाह का पालन करते हैं ये। प्रत्येक जनजाति का अपना एक टोटम होता है, टोटम की प्रथा की विशेष उपस्थिति होती है, निश्चित निवास क्षेत्र होता है, पुरातन कृषि प्रणाली होती है, स्वयं के देवी देवता एवं जीववाद में विश्वास करते हैं, विशेष प्रकार का संगीत एवं नृत्य में इनकी परंपरा होती है, पारंपरिक जाति पंचायत होता है ना। आगे हम अध्ययन करेंगे कि हर जनजाति का अलग अलग जाति पंचायत होता है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक तुलनात्मक आत्मनिर्भरता होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए सीजीपीएससी मेंस में कि जनजातियों की क्या विशेषता है, तो इसमें से कुछ 5-6 प्रमुख विशेषताएं आप लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने नंबर के क्वेश्चन, कितने अंक के क्वेश्चन में वो आया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार सीजीपीएससी प्री में या फिर सीजीएसएसबी के एग्जाम में इसको कूट में पूछ सकता है कि इसमें से जनजाति समूह की क्या क्या विशेषता है या विशेषता नहीं है, तो इसको याद रखेंगे। बात कर लेते हैं कि जनजातियों के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, ठीक है। अनुच्छेद 366 के उपखंड 25 के तहत अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक रूप से परिभाषित किया गया कि अनुसूचित जनजाति कौन होंगे, इसका परिभाषा इसमें दिया गया है। 342 को हम लोग अध्ययन कर लिए हैं कि राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से अनुसूचित जनजातियों की सूची बनाता है और उसको अधिसूचित करता है, ठीक है। 342 इंपॉर्टेंट है। अब बात करें फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में हम यहाँ तक जो प्रमुख अनुच्छेद है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष उपबंध करने की राज्य की शक्ति प्रदान की गई है। 16(4) में पदों में, लोक सेवा के पदों में आरक्षण या नियोजन में पर्याप्त अवसर उनको प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 29 के तहत उनके हितों के संरक्षण के लिए अबाध संचरण या निवास पे युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया गया है, अनुच्छेद 19(2) के तहत, इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बंधुआ मजदूरी का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक और एसटी समुदाय को अपनी भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। तो ये मौलिक अधिकार के तहत इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया गया है। बात करें नीति निर्देशक तत्व में, तो अनुच्छेद 46 के अनुसार शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि या सामाजिक अन्याय, शोषण से संरक्षण, किसके तहत? अनुच्छेद 46 के तहत। अनुच्छेद 164 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे राज्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ राज्य हैं, 4 राज्य हैं, याद रखिएगा। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा उड़ीसा। यहाँ पे राज्यपाल जो है एक अलग से जनजाति कल्याण हेतु मंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 164 के तहत। इसके अलावा पंचायती राज अधिनियम में भी प्रावधान किया गया है। 243 डी और 243 टी के तहत पंचायती राज और नगरीय निकायों में स्थानों में आरक्षण प्रदान किया जाता है, चाहे वो सरपंच का पद हो या फिर पंच का पद हो या फिर नगरीय निकाय में पार्षद का पद हो या अध्यक्ष का पद हो, तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 244 के तहत 5वीं अनुसूची से संबंधित और 6वीं अनुसूची से संबंधित राज्यों के प्रशासन के बारे में वर्णन है। 244(1) 5वीं अनुसूची, 244(2) 6वीं अनुसूची, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसमें कितने राज्य? 10 राज्य। और इसमें कितने राज्य हैं? 4। क्या क्या है? मत 3 में, ठीक है। ये 4 राज्य का नाम है, इसको याद रखेंगे। 275 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में कल्याण हेतु विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा में आरक्षण और राज्य विधानसभा में एसटी हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। 330 लोकसभा के लिए, 332 राज्यसभा में,
राज्य विधानसभा में, सॉरी। अनुच्छेद 335 के तहत सरकारी सेवाओं पदों में उनके दावों को ध्यान रखा जाने का प्रावधान किया गया है। 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, 338 क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 ए क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक हो, इसको याद रखेंगे। 339 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं एसटी के कल्याण पर संघ केंद्र का क्या नियंत्रण है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान थे अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधान का अब अध्ययन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 5वीं और 6वीं अनुसूची। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची का पहला अध्ययन करते हैं। 5वीं अनुसूची मैंने बताया कि अनुच्छेद 244 एक के तहत यह प्रावधानित है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। हाँ, टीके वैष्णव जी के बुक में हालांकि 9 राज्य दिया है, लेकिन राज्यों की संख्या कितनी है? 10 है। तो अनुसूचित क्षेत्र से शासित राज्य टोटल कितने हैं? 10। इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की स्थिति देखें तो राज्य में 33 जिलों में से 16 जिले पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र हैं, जबकि 6 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र हैं। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 60.58% भाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसका? छत्तीसगढ़ का। और अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां होती है, उसको देखते हैं 5वीं अनुसूची के तहत। पहला कि वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। दूसरा, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन कर सकते हैं। जनजाति सलाहकार परिषद में मुख्यतः देखा जाए तो अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3/4 जो सदस्य है राज्य विधानसभा के अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो 20 अगर अधिकतम हो और 3/4 हैं तो कितने हो गए? 15 सदस्य कम से कम एसटी विधायक होने चाहिए, ये याद रखेंगे। संसद विधानसभा के कानूनों को लागू करने या अपवादों और रूपांतरणों के साथ लागू करने की शक्ति राज्यपाल की है। शांति सुशासन हेतु नियम बनाने, जैसे भूमि अंतरण, प्रतिषेध, साहूकारी नियमन इत्यादि की शक्ति किसकी है? राज्यपाल महोदय की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्यपाल की कुछ प्रमुख अधिसूचनाएं देख सकते हैं कि इसी के तहत 5वीं अनुसूची के तहत उन्होंने कुछ प्रमुख अधिसूचनाएं जारी की है। क्या है अधिसूचना? पीवीटीजीज जो विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है उसके लिए 20% पद आरक्षित किया गया है। ठीक है, पीवीटीजीज हेतु प्राथमिक शाला शिक्षक भर्ती में उनको टेट परीक्षा में छूट और न्यूनतम 50% अंक की अर्हता का प्रावधान किया गया है। बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिया जाता है। ठीक है, 5 लीटर तक लांदा, हड़िया, महुआ इत्यादि जो घरेलू उपयोग इत्यादि जो शराब बनते हैं उनके घरेलू उपयोग एवं परिवहन से छूट प्रदाय किया गया है। तो ये कुछ जो है राज्यपाल की शक्ति है, किसके तहत? 5वीं अनुसूची के तहत, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में अधिसूचनाएं जारी करी है। ठीक है, अब बात करते हैं 6वीं अनुसूची का। तो 6वीं अनुसूची अनुच्छेद, इसको ठीक कर लेंगे, 244 2 के तहत इसका वर्णन किया गया है। कौन कौन सा राज्य है? अ से असम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। ये 4 राज्यों में क्या है? 6वीं अनुसूची लागू है। ठीक है, अमे त्रिमी इसको याद रखेंगे। स्वायत्त जिला परिषद 6वीं अनुसूची के तहत, स्वायत्त जिला परिषद स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों को व्यापक विधायी और न्यायिक प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त है। किसमें? 6वीं अनुसूचित शासित जो राज्यों हैं 4 राज्यों में, उसमें अलग से एक जिला परिषद होगा, अलग से एक क्षेत्रीय परिषद होगा, उनको कुछ विधायिक, न्यायिक, प्रशासनिक शक्तियां प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान था। ठीक है, बाद में 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 338 का संविधान में जोड़ा गया और 2004 से एक नया आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसकी संरचना देखें तो संरचना क्या है? एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं।
विशेष शर्त क्या है, कम से कम एक सदस्य अनिवार्य रूप से महिला होना चाहिए। कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। शक्तियां, इसे सिविल न्यायालय या सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। क्या क्या शक्तियां हो सकती है, कि समन भेज सकता है साक्षियों को, ठीक है, दस्तावेज प्रस्तुति का मांग कर सकता है, साक्ष्य ले सकता है। तो इत्यादि जो सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है वो किसको प्राप्त है, आयोग को। प्रमुख कार्य देखें तो एसटी के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, विकास योजनाओं में सलाह देना तथा प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समाप्त हुआ हमारा। अब महत्वपूर्ण अधिनियम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात आता है पेशा एक्ट का, ठीक है। तो पेशा क्या है, पंचायत उपबंध, पंचायत क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम भी, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम भी इसको कहा जाता है। 1996 का एक्ट है, ठीक है। भूरिया समिति की अनुशंसाओं पे पारित किया गया। दिलीप सिंह भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया, इनका नाम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एसआई के प्री में भी अभी पूछा गया था क्वेश्चन, जो अभी अभी आयोजित किया गया था। तो दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसाओं पर इसको पारित किया गया। मूल उद्देश्य क्या है, जनजातीय रूढ़ियों, परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संपदाओं का संरक्षण करना। इसके तहत पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा की क्या क्या शक्तियां उसको देखते हैं। भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श करना अनिवार्य है। गौण खनिजों से पट्टा प्रदाय हेतु ग्राम सभा सिफारिश करती है। गौण वन उपज जो है उसका स्वामित्व ग्राम सभा के पास है। मद्य निषेध, बाजार प्रबंधन, साहूकारी नियंत्रण एवं सामाजिक संस्थाओं पर नियंत्रण ग्राम सभा के द्वारा लगाया जा सकता है। इसके अलावा पंचायती राज अधिनियम के तहत जो संस्थाएं हैं, जैसे अध्यक्ष का पद के लिए 100% जो है अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए आरक्षित है, और सदस्यों में 50% जो पद है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो यह है पेशा एक्ट। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिकार अधिनियम, 60 में इसको क्या बोल देते हैं, वन अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है, FRA, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 क्या क्या है, जंगलों में निवास करने वाली एसटी एवं परंपरागत वनवासियों को किस किस उद्देश्य के लिए, खेती के लिए, बागवानी के लिए, पशुपालन के लिए, निवास के लिए अधिकतम कितना भूमि, अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि तक भूमि का अधिकार पत्र प्रदाय किया जा सकता है, ठीक है, इस अधिनियम के तहत, ठीक है। पात्रता क्या है उनका, 13 दिसंबर 2005 के पूर्व का अनिवार्य रूप से कब्जा होना चाहिए। अगर कब्जा नहीं है तो 3 पीढ़ी या 75 वर्ष से उनके जो पूर्वज हैं उस क्षेत्र में निवासरत होना चाहिए, ठीक है। ये पात्रताएं हैं। विशेष प्रावधान देखें तो गौण वनोपज एकत्र करने, बेचने का अधिकार, सामुदायिक सुविधाओं जैसे स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी आदि हेतु 2 हेक्टेयर तक भूमि का आवंटन किया जा सकता है, ठीक है। तो वन अधिकार भी देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। एक तो व्यक्तिगत वन अधिकार, ठीक है, दूसरा सामुदायिक वन अधिकार, तीसरा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, ठीक है। तो व्यक्तिगत वन अधिकार तो व्यक्ति को ही प्राप्त होगा। सामुदायिक जो वन अधिकार पत्र है वो संबंधित ग्राम समूह को या ग्राम सभा को प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जैसे वन संसाधन नाम से ही स्पष्ट है कि वन से जो प्राप्त होने वाले संसाधन है, जैसे जलाऊ लकड़ी हो गया, ठीक है, जलाऊ लकड़ी हो गया, वहाँ पे उन लोग उपयोग कर सकते हैं, या चारागाह उसका उपयोग कर सकते हैं, या वहाँ पे जो जल संसाधन है उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर लघु वनोपज जो प्राप्त होता है, लघु वनोपज है ना, हर्रा, चिरौंजी इत्यादि, उसका उपयोग सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के तहत कर सकते हैं, ठीक है। हस्तांतरण का निषेध है, वन अधिकार पट्टे की भूमि पर किसी भी स्थिति में बेची या हस्तांतरित नहीं की जा सकती, केवल विरासत के रूप में हस्तांतरित होगी। मतलब अगर एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ है तो अगर ए के पुत्र हैं बी सी डी, तो ए से बी सी डी को इस भूमि का हस्तांतरण हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, विरासत हस्तांतरण। इन लोग क्या है,
पुत्र हैं, ये पिता हो गया। लेकिन ये ए जो है इसका विक्रय नहीं कर सकता वन अधिकार पत्र का, ठीक है, तो ये हस्तांतरण निषेध हो गया। अब आइए आज का कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न अभी जो अध्ययन किए हैं उसी के आधार पे। तो पहला एमसीक्यू है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए है 342 के तहत, बी है 366(25) के तहत, सी है अनुच्छेद 338 क के तहत, डी है अनुच्छेद 244(1) के तहत। इसमें से जो भी उत्तर है वीडियो को पॉज कीजिए और आप देने का कोशिश कीजिए बिना उत्तर को देखे। तो इसका आंसर क्या है? 366(25), ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 7.5%, बी 8.61%, सी 11.3%, डी 16.6%। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उत्तर अपने मन में सोचिए, क्या है इसका आंसर? सही उत्तर क्या है? बी 8.61%। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, बताइए कितना प्रतिशत भाग आता है? तो इसका आंसर है 60.58% भाग आता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उत्तर देने का कोशिश करेंगे तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत गठित जनजाति सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुल कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक क्या है? महिला का होना अनिवार्य है। महिला का होना अनिवार्य है, याद रखेंगे। और इसमें से 3/4 जो सदस्य है वो कौन होने चाहिए? एसटी वर्ग से, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? जल्दी बताइए। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अब पेशा एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है कि पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था? एज इट इज जो क्वेश्चन है वो SI प्री में पूछा हुआ था, अभी जो आयोजित हुआ है। तो कौन सा समिति है? भूरिया समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1996 में पारित किया गया। 7वां क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए 5वीं है कि 6वीं है? कौन सा अनुसूची है? 6वीं अनुसूची, ठीक है। वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के तहत किसी परिवार को जीवन निर्वाह हेतु अधिकतम कितने क्षेत्र की वन भूमि पट्टे पे दी जा सकती है? क्या है इसका आंसर? आंसर है 4 हेक्टेयर, ठीक है, अधिकतम 4 हेक्टेयर तक। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर दीजिए। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पहला है ऑप्शन ए, इसमें कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत हो गया। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। इसमें आपराधिक न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, गलत। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसकी स्थापना 1952 में हुई है, ये भी गलत है। कब हुई है भाई? 89वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ है? 2004 में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में जनजाति कल्याण हेतु एक पृथक से मंत्री का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 164 के तहत। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो लेक्चर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए और ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुँचाने के लिए। तो अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद वीडियोस को देखने के लिए, धन्यवाद।